साल 1988। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब पंजाब की धरती खून से लाल हो चुकी थी। खालिस्तानी आतंकवादियों ने पूरे राज्य को दहशत में जकड़ रखा था। हर रोज बम धमाके होते थे, हर रोज निर्दोष लोग मारे जाते थे। पुलिस अफसर अपने घरों से निकलने से डरते थे, नेता बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते थे और आम आदमी ये नहीं जानता था कि वो सुबह घर से निकलेगा तो शाम को वापस आएगा या नहीं। लेकिन इस पूरे खौफनाक माहौल में एक जगह थी जो सबसे ज्यादा चिंता का सबब बनी हुई थी, और वो जगह थी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल, जहां खालिस्तानी आतंकवादियों ने अपना सबसे मजबूत किला बना लिया था। वहां हथियारों के जखीरे थे, प्रशिक्षित आतंकी थे, पाकिस्तान से आई फंडिंग थी और एक ऐसी विचारधारा थी जो भारत को तोड़ने का सपना देख रही थी। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि करें तो क्या करें, क्योंकि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो तबाही मची थी वो पूरा देश देख चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, सिख विरोधी दंगों में हजारों लोग मारे गए थे। पूरा देश एक बार फिर उस दर्द को झेलने की हिम्मत नहीं रखता था। खुफिया एजेंसियों को पता था कि स्वर्ण मंदिर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं थी। कितने आतंकी हैं, कहां तैनात हैं, कौन से हथियार हैं, कैसी किलेबंदी है, इनका लीडर कौन है, इनका पाकिस्तान से सीधा संपर्क कहां से होता है, ये सब जानकारियां इकट्ठा किए बिना कोई भी ऑपरेशन आत्मघाती साबित हो सकता था। और तब इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर कमरे में बैठे हर शख्स की सांसें रुक गई होंगी। उस अधिकारी ने कहा कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं खुद जाऊंगा, आतंकियों के बीच रहूंगा, उनका विश्वास जीतूंगा और पूरी जानकारी बाहर लाऊंगा। उस अधिकारी का नाम था अजीत कुमार डोभाल। उम्र थी 43 साल, करियर था दांव पर और जान थी हथेली पर। लेकिन डोभाल के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक शांत, ठंडा, इस्पाती इरादा था जो कह रहा था कि ये काम मैं कर सकता हूं और मैं ही करूंगा। और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने हां कह दी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था और डोभाल जैसा दूसरा इंसान भी नहीं था। अब शुरू हुई तैयारी, वो तैयारी जो किसी फिल्म में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वो इतनी बारीक, इतनी खतरनाक और इतनी मानसिक रूप से थका देने वाली होती है कि पर्दे पर उसे दिखाना लगभग नामुमकिन है। डोभाल को एक नई पहचान बनानी थी, एक ऐसी पहचान जो पानी भरे तो न डूबे, आग में जाए तो न जले। डोभाल ने अपना किरदार चुना, एक पाकिस्तानी ISI एजेंट जो खालिस्तानी आंदोलन का समर्थक है और भारत को तोड़ने के मिशन पर है। इस किरदार के लिए उन्हें पाकिस्तानी लहजा सीखना था, पाकिस्तानी संस्कृति को इस तरह जीना था जैसे वो वहीं पले बड़े हों। खालिस्तानी विचारधारा को इतनी गहराई से समझना था कि वो उनसे बात करते हुए उनके ही शब्द बोल सकें, उनकी ही भाषा में सोच सकें, उनके ही सपने देख सकें, कम से कम बाहर से। और ये सब करते हुए अपने असली इरादे को, अपनी असली पहचान को, अपने असली देश से प्रेम को इतनी गहराई में दफन रखना था कि वो कभी चेहरे पर ना आए, आंखों में न दिखे, आवाज में न खपे। ये सिर्फ अभिनय नहीं था, ये एक पूरी जिंदगी बदलना था। और फिर एक दिन अजीत डोभाल स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे। भीतर से आती आजन जैसी आवाजें, हथियारों की खनखनाहट और वो तनाव जो उस जगह की हर दीवार में समाया हुआ था। डोभाल ने कदम रखा अंदर, एक ISI एजेंट के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक हमदर्द के रूप में, और आतंकियों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि जो इंसान उनके बीच आया है वो उनकी मौत का परवाना लेकर आया है। डोभाल उनके साथ बैठे, उनके साथ खाना खाया, उनकी बातें सुनी, उनके दुख में शरीक हुए, उनकी शिकायतों से सहमति जताई, उनके नेताओं की तारीफ की, और धीरे धीरे वो उस घेरे के अंदर पहुंचते गए जहां असली राज्य थे, असली योजनाएं थीं, असली कमांड था। हर रात डोभाल अपने दिमाग में सब कुछ रिकॉर्ड करते, कितने हथियार कहां रखे हैं, कौन सा दरवाजा कहां खुलता है, कौन सा आतंकी कितना खतरनाक है, लीडरशिप कहां बैठती है और उनकी कमजोरी क्या है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि आतंकी मूर्ख नहीं होते, वो पैरानॉइड होते हैं। वो हर नए चेहरे को शक की नजर से देखते हैं, वो हर बात को 2-3 बार परखते हैं, वो जांचते हैं, कसते हैं, और जरा भी शक हो तो बिना सोचे गोली चला देते हैं। एक दिन एक आतंकी ने डोभाल से सवाल किया जो बेहद खतरनाक था। उसने पूछा कि तुम ISI के किस डिवीजन में हो, तुम्हारा हैंडलर कौन है, तुमने आखिरी बार पाकिस्तान कब छोड़ा। यह सवाल एक जाल था, एक परीक्षा थी, और एक गलत जवाब का मतलब था तुरंत मौत। डोभाल ने एक पल भी नहीं रुके। उन्होंने इतने आत्मविश्वास से
इतनी बारीकी से, इतने सटीक विवरण के साथ जवाब दिया कि वो आतंकी न सिर्फ संतुष्ट हो गया बल्कि डोभाल पर उसका भरोसा और बढ़ गया। यही था वो पल जब एक असाधारण खुफिया अधिकारी और एक साधारण इंसान के बीच का फर्क साफ दिखता है। साधारण इंसान उस पल घबरा जाता, हकला जाता, पसीना आ जाता। डोभाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दिन बीतते गए और डोभाल की जड़ें उस आतंकी नेटवर्क में और गहरी होती गईं। वो अब सिर्फ एक बाहरी मेहमान नहीं थे, वो उस संगठन के एक भरोसेमंद हिस्से बन चुके थे। और इस भरोसे का इस्तेमाल उन्होंने उस तरह किया जो सिर्फ एक मास्टर स्पाई ही कर सकता है। उन्होंने आतंकियों को गलत जानकारी देनी शुरू की। उन्हें बताया कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, जो असल में गलत था। उन्हें बताया कि उनके कुछ साथी मुखबिर हैं जो असल में नहीं थे। इससे आतंकियों के बीच आपसी अविश्वास पैदा होने लगा, उनकी एकता टूटने लगी, उनकी योजनाएं बिखरने लगीं और साथ ही डोभाल वो सारी जानकारी जो उन्होंने इकट्ठा की थी वो किसी न किसी तरह बाहर पहुंचा रहे थे। कैसे पहुंचाते थे ये आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है, लेकिन पहुंचाते थे। और बाहर बैठे एनएसजी कमांडो और इंटेलिजेंस अधिकारी एक ऐसा नक्शा तैयार कर रहे थे जो स्वर्ण मंदिर के हर कोने, हर हथियार, हर आतंकी की स्थिति को दर्शाता था। ये नक्शा डोभाल की जान की कीमत पर बना था। और तब आया वो पल जिसके लिए ये सब हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर का आगाज। एनएसजी के कमांडो दो रात के अंधेरे में तैनात हो गए। उनके हाथों में वो नक्शे थे जो डोभाल ने अपनी जान दांव पर लगाकर बनवाए थे। ऑपरेशन शुरू हुआ और एक एक करके वो सारे ठिकाने ध्वस्त होने लगे जो डोभाल ने चिन्हित किए थे। आतंकी हैरान थे क्योंकि एनएसजी को पता था कि वो कहां है, उन्हें पता था कि हथियार कहां छुपे हैं, उन्हें पता था कि लीडर कहां बैठा है। ये संयोग नहीं था, ये उस एक इंसान की मेहनत थी जो उनके बीच रहा था, उनका नमक खाया था और उनकी सारी ताकत को एक एक करके बाहर निकाल लाया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर सफल रहा। आतंकियों का सफाया हुआ। स्वर्ण मंदिर को बिना बड़े रक्तपात के मुक्त कराया गया। पूरे देश ने चैन की सांस ली। लेकिन जिस इंसान ने यह सब मुमकिन बनाया उसका नाम किसी अखबार में नहीं था, किसी टीवी चैनल पर नहीं था, किसी सरकारी बयान में नहीं था, लेकिन एक जगह उनका नाम था, राष्ट्रपति भवन के एक गोपनीय समारोह में, जहां भारत के राष्ट्रपति ने अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। वो पदक जो अब तक सिर्फ युद्ध के मैदान में दुश्मन की गोलियों का सामना करने वाले सैनिकों को मिलता था, पहली बार किसी पुलिस अधिकारी को मिल रहा था। और वो पुलिस अधिकारी कोई और नहीं बल्कि वो इंसान था जिसने बिना वर्दी के, बिना हथियार के, सिर्फ अपने दिमाग और अपने साहस के दम पर वो काम किया जो पूरी एक फौज मिलकर नहीं कर सकती थी। लेकिन यहां एक बात जाननी जरूरी है कि ये डोभाल का पहला ऐसा मिशन नहीं था और आखिरी भी नहीं था। इससे पहले वो मिजोरम में उस दौर में काम कर चुके थे जब वहां अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर था। वो पाकिस्तान के अंदर 7 साल बिता चुके थे एक झूठी पहचान के साथ। और ये सब करने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, बस वही शांत, ठंडी, इस्पाती नजर जो कहती थी कि अभी बहुत काम बाकी है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सफलता ने भारतीय खुफिया इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। इसने साबित किया कि अगर सही इंसान को सही जगह भेजा जाए तो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को अंदर से खोखला किया जा सकता है। इसने साबित किया कि असली ताकत बंदूक में नहीं दिमाग में होती है। और सबसे बड़ी बात इसने साबित की कि भारत के पास ऐसे इंसान हैं जो देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, पहचान, करियर, परिवार और जान, बिना किसी से कुछ मांगे, बिना किसी को बताए, बिना किसी सराहना की उम्मीद रखे। आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, बालाकोट की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इन सब ऑपरेशनों की नींव 1988 में उस एक इंसान ने रखी थी जो स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर कदम रखने से पहले एक पल के लिए भी नहीं रुका था। डोभाल ने उस दिन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं किया था, उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसियों को एक नई सोच दी थी, एक नया तरीका दिया था, एक नया मानक दिया था जिसे आज भी हर आईबी और रॉ अधिकारी अपने करियर का आदर्श मानता है। और आज जब अजीत डोभाल 81 साल की उम्र में तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर बैठे हैं, जब वो साउथ ब्लॉक के उन गलियारों में चलते हैं जहां देश के सबसे बड़े फैसले होते हैं, तो उनके हर कदम में वो 43 साल का नौजवान अफसर भी होता है जो एक दिन स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। अजीत कुमार डोभाल, भारत की वो परछाई जिसे तुमने कभी देखा नहीं,
लेकिन जिसकी वजह से तुम आज चैन से सो पाते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।